कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थीं और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था।